नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी के ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस में हम मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ रहे थे और उसी श्रृंखला में हमने मध्य प्रदेश की नदियों को प्रीवियस क्लास में समझा था। आज की क्लास में उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत बाकी की नदियों को हम पढ़ेंगे। तो पहली क्लास में आपने देखा कि हमने मध्य प्रदेश की चंबल नदी के बारे में समझा था। आज उसकी ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी, उसको हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही इस बात को डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। नदियों को पढ़ने के बाद फिर उन नदियों पर जो परियोजनाएं वगैरह बनी हैं उन परियोजनाओं को पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम YouTube चैनल पर इन टॉपिक के संबंध में एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करते चले जाएंगे। इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए है, जो भी ऑनलाइन क्लास की जानकारी, कौन से टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, किस चीज के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस क्या रहेंगी और बाकी के अपडेट वगैरह क्या रहेंगे, इसकी जानकारी अगर आपको लेना है तो श्री वेदांत एकेडमी के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहेंगे। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम आज पढ़ेंगे। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको मोक्षदायिनी, पुण्य सलिला और पापहरणी के नाम से भी जाना जाता है। इतने नामों से इसको जाना जाता है। इसको मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है, पुण्य सलिला नदी, पापहरणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश की वो एकमात्र नदी है जिसके तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। जिस स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है वो उज्जैन है। पौराणिक दृष्टिकोण से ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत की बूंदें कुछ नदियों में गिरी। जिन नदियों में गिरी उनमें से एक गोदावरी नदी है और एक गंगा नदी है और उनमें से एक है क्षिप्रा नदी। इन तीन नदियों में 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी। जिन जिन जगहों पर वो अमृत की बूंदें गिरी उन्हीं जगहों पर कुंभ का आयोजन हर 12 सालों में एक बार होता है। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर उस नदी में आप स्नान कर लोगे तो जितने भी पाप वगैरह हैं या फिर जो मोक्ष वगैरह है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पाप सारे मिट जाएंगे और उसको मिटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह है उज्जैन और एकमात्र नदी है क्षिप्रा नदी जिसके तट पर 12 वर्षों के पश्चात कुंभ का आयोजन किया जाता है। पिछला जो कुंभ है वो वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। इसका मतलब है कि अगला कुंभ जो मध्य प्रदेश में होगा वो 2028 में होगा। क्षिप्रा नदी के उद्गम के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के माध्यम से इस चीज को समझ लेते हैं। तो क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है उसको आप इस तरीके से समझिए। हमने एक नदी के बारे में पढ़ा था कि यहाँ से एक नदी निकलती है इंदौर से जिसका नाम है चंबल नदी, और चंबल नदी इस तरीके से प्रवाहित होते हुए जाती है और ऐसे जाके ये बहती है। ये है आपकी चंबल नदी। अब इस चंबल नदी में या इसकी एक सहायक नदी है जो यहीं से उद्गमित होती है, इंदौर से ही। इंदौर एक पहाड़ी है जिसका नाम है, इंदौर में एक जगह है जिसका नाम है या काकरी बरडी पहाड़ी। इस पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यहां से उद्गमित होने के बाद जो आपकी क्षिप्रा नदी है वो उत्तर की ओर बहना शुरू होती है। उत्तर की ओर बहने के क्रम में ये सबसे पहले इंदौर में बहती है। इंदौर के बाद ये उज्जैन में प्रवेश करती है और उज्जैन में बहने के बाद ये मंदसौर के पास में आकर सीतामऊ एक जगह है जहां पर
ये जाकर मिल जाती है आपकी चंबल नदी से। तो ये चंबल की सहायक नदी मानी जाती है। तो क्षिप्रा नदी का जो उद्गम होता है वो इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। उद्गमित होने के बाद उत्तर की ओर बहने के क्रम में ये इंदौर में बहेगी, इंदौर के बाद ये उज्जैन में जाएगी, उज्जैन के बाद ये मंदसौर में जाएगी, और मंदसौर में सीतामऊ एक जगह है जहां पर जाकर ये चंबल नदी में मिल जाएगी। तो उद्गम होता है इंदौर से, जबकि समापन इसका होता है चंबल नदी में। चंबल नदी इसलिए चंबल की सहायक नदी मानी जाती है। और इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो लंबाई लगभग 195 किलोमीटर के आसपास लंबाई है, जिसमें से लगभग 92 से 95 किलोमीटर के आसपास ये अकेली उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। इसलिए उज्जैन की सबसे महत्वपूर्ण नदी के तौर पर मानी जाती है। उज्जैन जिसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर, वो जिस नदी के तट पर अवस्थित है वो नदी आपकी क्षिप्रा नदी ही है। तो क्षिप्रा नदी ये है। इसकी सहायक नदियां अगर आप देखेंगे तो दो सहायक नदियां मिलेंगी, एक उत्तर दिशा की ओर आकर इंदौर से ही, एक उत्तर में एक इस तरीके से नदी आकर इसमें मिलती है, और एक दक्षिण दिशा की तरफ से आकर नदी मिलती है। उत्तर की तरफ से जो नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम है कान्ह नदी, और दक्षिण दिशा की तरफ से जो नदी आकर मिलती है उसका नाम है सरस्वती नदी। तो जब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो क्षिप्रा की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां होती हैं। ये दोनों ही इंदौर की नदियां हैं। उनमें से एक नदी है आपकी कान्ह नदी, और दूसरी नदी है आपकी सरस्वती नदी। कभी यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंदौर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो उसका आंसर आपका कान्ह नदी होता है। इंदौर शहर जिस नदी के तट पर अवस्थित है उस नदी का नाम है कान्ह नदी। और अगर आपसे उज्जैन के बारे में पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर अवस्थित है, उसका नाम माना जाता है क्षिप्रा नदी। चूंकि उज्जैन इसी नदी के तट पर अवस्थित है, इसलिए उज्जैन में जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जैसे महाकालेश्वर मंदिर है, जैसे काल भैरव मंदिर है, जैसे हरसिद्धि मंदिर है, जैसे चिंतामण गणेश मंदिर है, जैसे कलियादेह पैलेस है, जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक या फिर धार्मिक स्थल हैं वो सब क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित माने जाएंगे। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है, जबकि इंदौर के बारे में पूछा जाए तो क्षिप्रा की सहायक नदी है जिसका नाम है कान्ह नदी, उस कान्ह नदी के तट पर अवस्थित माना जाता है। तो क्षिप्रा नदी का अगर आप प्रवाह देखेंगे तो एक छोटी सी नदी है जो चंबल की सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन छोटी जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण है। इस नदी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है जिसको नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के नाम से जानते हैं। उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन आप उस परियोजना के बारे में पढ़ जरूर लीजिए। उसको नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना कहा जाता है। नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के नाम से उसको जाना जाता है। अब एक छोटी सी नदी, इसके बाद एक और छोटी सी नदी है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है काली सिंध। तो तीसरी एक नदी आपको पढ़ने को मिलेगी, उसका नाम है काली सिंध। काली सिंध नदी, इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो एक गांव है जिसका नाम है देवास का बागली गांव। देवास के बागली गांव से इसका उद्गम होता है, और उद्गमित होने के बाद ये नदी उत्तर की ओर बहती है। यहां से आपकी जा रही है चंबल नदी। ये चंबल नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। देखो, चंबल नदी में ये किस तरीके से आकर मिलती है। देवास के बागली नामक गांव से इस नदी का उद्गम होता है, और उद्गमित होने के बाद ये नदी उत्तर की ओर बहना शुरू होती है, और उत्तर की ओर बहने के क्रम में ये देवास में जाती है। देवास के बाद ये शाजापुर में प्रवेश करती है, और शाजापुर में प्रवेश करने के बाद ये राजगढ़ में प्रवाहित होती है, और राजगढ़ के बाद इस नदी का प्रवाह होता है राजस्थान में। राजस्थान के झालावाड़ जैसे जिलों में प्रवाहित होते हुए आगे चलकर ये नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है नौनेरा,
उस नौनेरा नामक जगह पर जाकर ये मिल जाती है चंबल नदी में। तो चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। देवास के बागली नामक गांव से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। उद्गमित होने के बाद ये देवास में प्रवाहित होती है। देवास के बाद ये प्रवाहित होती है आपकी शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये राजगढ़ में निकल जाती है और राजगढ़ के बाद ये निकल जाती है राजस्थान में और राजस्थान के झालावाड़, कोटा जैसे जिलों में प्रवाहित होते हुए राजस्थान के ही नौनेरा नामक स्थान में ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो काली सिंध नदी एक और वो नदी हो जाएगी जो उत्तर की ओर बहती है और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 450 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मानी जाती है, जिसमें से 150 किलोमीटर इसका प्रवाह जो मध्य प्रदेश में होता है। तो अगर आप मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रवाह है इसका 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर तक इसका प्रवाह होता है मध्य प्रदेश में। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सीहोर से निकलती है और इसमें आकर मिलती है। अब इसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये सीहोर है। अब इस सीहोर से एक नदी निकल रही है जो इस तरीके से निकलती है, सीहोर में बहती है, राजगढ़ में जाती है और राजगढ़ के बाद देवास में झालावाड़ नामक एक जगह है, वहां पर आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है परवन नदी। अलग से लिख देता हूं, इसको बोला जाता है परवन नदी। तो काली सिंध की जो सहायक नदी है उस सहायक नदी को हम परवन नदी के नाम से जानते हैं। सीहोर जिले से निकलती है, सीहोर राजगढ़ में बहती है, बहने के बाद राजस्थान में और राजस्थान के झालावाड़ जिले के समीप ये जाकर काली सिंध में मिल जाती है। तो काली सिंध की सहायक नदी मानी जाती है परवन नदी। अगर आप राजगढ़ में ही देखेंगे तो राजगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेमज नदी, और नेमज नदी आगे चलकर इस परवन नदी में मिल जाती है। तो परवन नदी की जो सहायक नदी है, उस परवन नदी की सहायक नदी का नाम है नेमज नदी। इसी नेमज नदी को कालिदास ने आमतौर पर निर्विंध्या नदी के नाम से उल्लिखित किया है अपने महाकाव्य मेघदूत में। तो निर्विंध्या नदी आमतौर पर नेमज नदी के नाम से जानी जाती है, मतलब वर्तमान की जो नेमज नदी है वो उस समय की निर्विंध्या नदी के तौर पर हो सकती है। 2018 में इसी नेमज नदी के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी जिसको मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसको जिस नदी पर शुरू किया गया था वो नेमज नदी है। नेमज सहायक नदी मानी जाती है परवन नदी की, परवन नदी सहायक मानी जाती है आपकी काली सिंध नदी की, और काली सिंध सहायक नदी मानी जाती है चंबल नदी की। चंबल नदी सहायक मानी जाती है यमुना नदी की, और यमुना नदी सहायक मानी जाती है गंगा नदी की। तो ये पूरा जो अपवाह तंत्र है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर इसका अपवाह तंत्र आप देखेंगे तो ये पूरा अपवाह तंत्र इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगी नेमज नदी, नेमज नदी के बाद आएगी आपकी परवन नदी, परवन नदी के बाद आएगी आपकी काली सिंध नदी, काली सिंध नदी के बाद आएगी आपकी चंबल नदी, चंबल नदी के बाद आ जाएगी आपकी यमुना नदी, और यमुना नदी के बाद आ जाएगी आपकी गंगा नदी। तो अगर आप पूरे अपवाह तंत्र को देखेंगे तो वो अपवाह तंत्र आपको इस तरीके से मिलेगा, नेमज, परवन, काली सिंध, चंबल, यमुना और गंगा। ये पूरा अपवाह तंत्र आपको इस तरीके से समझ में आएगा। तो एक और छोटी सी नदी है जिसको काली सिंध कहा जाता है। इसी के बाजू से एक और नदी निकलती है जिसको आप काली सिंध के बाद पार्वती नदी के नाम से जानते हैं। तो एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है पार्वती नदी। प्राचीन समय में पार्वती नदी को पारा नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी उत्पत्ति अगर आप देखेंगे
ये चंबल नदी निकल जाएगी आपकी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, सीहोर की तहसील है आष्टा। इस सीहोर की आष्टा तहसील से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गमित होने के बाद ये नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। सीहोर में बहेगी, सीहोर के बाद ये राजगढ़ में जाएगी, राजगढ़ के बाद ये गुना में जाएगी, गुना के बाद ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री बनाते हुए राजस्थान में बहेगी। इस तरीके से आपको इसका प्रवाह समझना है ठीक तरीके से। सीहोर से उद्गमित हुई, सीहोर से उद्गमित होने के बाद ये चली गई आपकी राजगढ़ में, राजगढ़ के बाद ये चली गई गुना में, गुना के बाद ये राजस्थान की तरफ निकली और राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाते हुए ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी और आगे चलकर ये मिल जाएगी आपकी चंबल नदी में, राजस्थान में। तो इस तरीके से ये चंबल की अगली महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाएगी, चंबल की सहायक नदी। अब सवाई माधोपुर एक जगह है यहाँ पर, वहां के समीप ये मिलती है, राजस्थान। तो चंबल की ये सहायक नदी मानी जाती है, लगभग 350 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। जिसमें से 70 किलोमीटर के आसपास प्रवाह मध्य प्रदेश में माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में तो ये कम प्रवाहित होती है, हालांकि इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। चूंकि उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, इस कारण से ये नदी मध्य प्रदेश की ही उद्गमित नदी मानी जाती है, या मध्य प्रदेश में ही ये नदी मानी जाती है। तो अब चंबल नदी के प्रवाह के बारे में आप समझोगे ना, तो चंबल नदी के प्रवाह में आपको जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में समझना है। अब इसके बाजू में से एक और नदी निकलती है जिसको आप सिंध नदी के नाम से जानते हैं। तो एक और नदी होगी जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, उसको कहा जाता है सिंध नदी। तो पांचवी महत्वपूर्ण उत्तर की ओर बहने वाली नदी हो जाएगी आपकी सिंध नदी। अब इस सिंध नदी का प्रवाह भी उत्तर की ओर होता है, लेकिन यह नदी किस तरीके से बहती है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं हम। देखिए, ये यहां से आ रही है आपकी यमुना नदी, ठीक है। यहां पर आपका है विदिशा, और विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। विदिशा की सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। काली सिंध एक नदी है और सिंध नदी एक दूसरी नदी है। अब उद्गमित होने के बाद ये नदी जो है वो उत्तर की ओर बहना शुरू होती है। उत्तर की ओर बहने के क्रम में ये विदिशा के सिरोंज से जाती है गुना, और गुना और अशोकनगर की बाउंड्री बनाते हुए ये प्रवेश करती है आपकी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होते हुए ये मुड़ जाती है पूरब की ओर, और पूरब की ओर मुड़ने के क्रम में ये प्रवेश करती है दतिया डिस्ट्रिक्ट में। दतिया डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होते हुए ये निकलती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में निकल के ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से सिंध नदी का प्रवाह अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में होता है, और मध्य प्रदेश से निकलकर ये प्रवाहित होते हुए राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। आप एक बार फिर से समझिए, विदिशा के सिरोंज से उद्गमित हुई, उद्गमित होने के बाद विदिशा में बही, विदिशा के बाद गुना और अशोकनगर की बाउंड्री बनाई,
अशोकनगर की बाउंड्री बनाते हुए फिर ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में गई, शिवपुरी के बाद ये दतिया में गई और दतिया के बाद बहते हुए ये फिर उत्तर प्रदेश में निकल गई और उत्तर प्रदेश में निकलकर ये यमुना नदी में जाकर मिल गई। इस तरीके से सिंध नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई अगर आप देखेंगे तो 470 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और 470 किलोमीटर में से अगर आप देखेंगे तो 461 किलोमीटर का इसका प्रवाह जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। मात्र 9 किलोमीटर के आसपास का इसका जो प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये मध्य प्रदेश की एक मुख्य नदी मानी जाएगी। अब इस नदी में दो नदियां आकर मिलती हैं, एक नदी ऊपर से आकर मिलती है और एक नदी दक्षिण की तरफ से। तो इस तरीके से मुरैना जिले से एक नदी निकल कर आती है और इस तरीके से भिंड में बहते हुए इसमें एक नदी आकर मिलेगी, इसको कहा जाता है पहुंच नदी। पहुंच नदी इसमें एक आकर मिलती है। दूसरी नदी दक्षिण दिशा की तरफ से आकर इसमें मिलती है और झांसी के आसपास से ये निकलती है और इस तरीके से आकर इसमें मिलती है, इसको कहा जाता है कुंवारी नदी। तो पहुंच नदी और कुंवारी नदी ये दोनों ही नदियां सिंध नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो सिंध की सहायक नदियों के बारे में अगर आप देखेंगे या फिर कभी आपसे पूछा जाएगा तो दो बता दीजिए, पहुंच नदी और कुंवारी नदी सिंध नदी की दो सहायक नदियां हैं। सिंध नदी के तट पर जो मध्य प्रदेश के शहर बसे हैं उन शहरों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है वो है दतिया। कई बार ये पूछा जाता है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो वो शिवपुरी भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, शिवपुरी में एक नदी इसकी एक सहायक नदी के तौर पर और मानी जाती है जिसको मनिहार नदी के नाम से जाना जाता है। तो शिवपुरी में एक नदी और इसमें आकर मिल जाएगी जिसको आप मनिहार नदी कहते हैं। ये मनिहार नदी वही नदी है जो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में से प्रवाहित होती है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में से प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है वो मनिहार नदी के तौर पर ही मानी जाती है। ठीक है, सिंध नदी के ऊपर कुछ एक दो परियोजनाएं वगैरह भी बनी हैं, तो उन परियोजनाओं को हम पढ़ेंगे तो बाद में, लेकिन अभी केवल आप उनका नाम बस याद रख लीजिए। उन परियोजनाओं में अगर आप देखेंगे तो शिवपुरी में एक महत्वपूर्ण परियोजना बनी है, एक डैम बना हुआ है जिसको मधीखेड़ा डैम के नाम से जाना जाता है। तो ये डैम है आपका मधीखेड़ा और इसके नाम पर इसका नाम है मधीखेड़ा परियोजना। इसी को आप अटल सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में सिंध नदी के ऊपर बना है। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। इसी के आगे एक और डैम आपने बनाया है और उसका आपने नाम रखा है मोहनी सागर। तो कभी आपसे मोहनी सागर के बारे में और अटल सागर के बारे में पूछा जाए कि किस नदी के ऊपर और कहां पर है, तो आप बताइए कि ये सिंध नदी के ऊपर हैं और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये बने हुए हैं। तो सिंध नदी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, सिंध नदी के बारे में आप समझेंगे, तो सिंध नदी के बारे में बेसिक तौर पर आपको इतनी महत्वपूर्ण बातें मिल जाएंगी। अब परीक्षा में जो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी उनका क्रम आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए। अभी तक हमने जो मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ी हैं उन नदियों को आप देख लीजिए एक बार। ये पश्चिम है और पश्चिम से पूर्व की ओर आप जा रहे हैं। सबसे पश्चिम में हमने जो नदी पढ़ी है उस नदी का नाम है शिवना। फिर हमने एक नदी पढ़ी है जिसका नाम है चंबल। फिर हमने नदी पढ़ी थी क्षिप्रा। फिर हमने नदी पढ़ी थी काली सिंध। काली सिंध के बाद हमने नदी पढ़ी थी परवन। परवन के बाद हमने नदी पढ़ी थी नेवज। नेवज के बाद हमने नदी पढ़ी थी पार्वती।
और पार्वती के बाद हम नदी पढ़ रहे हैं सिंध। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां पढ़ी हैं उन नदियों को हमने इस तरीके से सजाया है: शिवना, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, परवन, नेमच, पार्वती और सिंध। तो अगर आपसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम पूछा जाता है तो इस तरीके से पढ़ना है। ये फैक्चुअल सी जानकारी के साथ साथ कंसेप्चुअल जानकारी भी है, जिनको आप अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो परीक्षा में अगर इससे संबंधित घुमा फिरा कर कैसे भी प्रश्न आड़े तिरछे पूछे जाए, आप सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उत्तर की ओर बहने वाली जो एक आधे मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो ये हैं। इसके बाद कुछ नदियां और बच गई हैं, जैसे बेतवा नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, जो उत्तर की ओर बहती हैं। इनके बारे में डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपकी अगली क्लासेस में डिस्कशन हो जाएगा। नोटिफिकेशन जो वेदांत एकेडमी के निकलते हैं उनको जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।